हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज फ्राइडे है और एडिटोरियल वोकैबुलरी के हिसाब से ये सप्ताह का आखिरी दिन होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था बच्चों के रिक्वेस्ट पर कि वोकैबुलरी को मंडे टू फ्राइडे कर दिया जाए, क्योंकि शब्द की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और संभाल पाने में बहुत परेशानी होती है। तो मुझे भी ये बात लॉजिकल लगी कि चलो ठीक है, लगभग 75-80 के आसपास वर्ड्स होंगे तो कंट्रोल करना थोड़ा इजी होगा, और क्यों ना धीरे रखा जाए, ज्यादा बेहतर है। हौच पौच करने से कोई फायदा नहीं है। तो आज भी यहां पर हम कुछ नए शब्दों के साथ उपस्थित हुए हैं और आज शब्द की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, 2-4 शब्द ही बढ़े हैं। तो खैर, सेशन में हम बहुत कुछ यहाँ पर सीखने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में आप जहां जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल अपना प्यार बनाए रखें और इसको जरूर अपने स्टेटस और जहां जहां वगैरह लगा सकते हैं, उतनी चीजें तो मुझे नहीं पता है, वहां जरूर पहुंचाएं। साथ में सेशन के दौरान अगर मन में कुछ रह जाता है तो कमेंट में साझा करिए। कोशिश करेंगे कि हम अगले दिन उसका एक सटीक उत्तर लेकर के आपके सामने उपस्थित हो। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स, और आज भी वहीं से शुरू करेंगे। वर्ड है वर्ड ऑफ द डे वाला, और आज का जो वर्ड ऑफ द डे है ये आप बचपन से चिर परिचित हैं। जब आप छोटे बच्चे थे उस समय से शब्द को जानते हैं, लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि जिस मीनिंग का मैं यहां पर वर्णन कर रहा हूं, क्या आप उसे आज से पहले जानते थे। वैसे मैंने अपने बच्चों को क्लास के दौरान कई बार इसकी चर्चा की है, क्योंकि इंग्लिश के बदलते नेचर और शब्दों को जिस तरीके से इंग्लिश में शामिल किया जा रहा है, उस आधार पर मैं क्लास में चर्चा करता रहता हूं। वैसे मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप कमेंट में लिख करके मुझे ये साझा जरूर करिए कि क्या इस डॉग शब्द के उस मीनिंग को जो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं आप जानते थे। एक तो सबसे पहले कि ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, ये सभी लोग जानते हैं, और ये जो दूसरा वाला मैं वर्ब की तरह यहां बताने जा रहा हूं, इसके बारे में आपको पता था या नहीं पता था, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। चलिए अब यहां पर देखिए, जो पहला मीनिंग है कि टू फॉलो समबडी क्लोजली, मतलब है किसी का बहुत करीब से पीछा करना, है ना, टू फॉलो समबडी क्लोजली। दूसरा मीनिंग है टू कॉज डिफिकल्टीज। तीसरा मीनिंग है एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और प्रोडक्ट दैट विल प्रोबेबली फेल। क्या है? कोई इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी या कोई प्रोडक्ट जो लगभग फेल हो जाए, प्रोबेबली फेल। अ मैन हु इज अनप्लेजेंट और नॉट टू बी ट्रस्टेड, मतलब है कि ऐसा इंसान जो अनप्लेजेंट हो और ट्रस्ट के लायक ना हो, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं डॉग शब्द का। मतलब है करीब से पीछा करना, परेशान होना या करना, असफलता, अधमी, नीच मानव, इस अर्थ में हम डॉग का प्रयोग करते हैं। तो मैं बस आप सबसे जानना चाहता हूं कि ये जो 4 मीनिंग है जो मैंने आपकी परंपरागत जानकारी से हट करके डॉग के लिए रखी है, क्या इससे आप परिचित थे पहले? जहां जहां आप जिस जगह के सब्सक्राइबर हैं, भारत या उससे बाहर के भी लोग और भारत में भी रहने वाले जो लोग हैं, और ये बताइए मुझे कि आप इसे जानते थे। साथ में आप ये भी बताइए कि आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। हाँ, भारत के किस शहर से, या भारत के बाहर से देख रहे हैं तो कहां से देख रहे हैं। मुझे जानकर के बहुत खुशी होगी इस बात की कि चलो इतने लोग इतने जगहों से इस वीडियो को देख करके लाभ उठा रहे हैं, तो वो लिखिएगा। साथ में ये साझा जरूर कीजिए कि ये जो डॉग का मीनिंग है कि टू फॉलो समबडी क्लोजली, कॉज डिफिकल्टीज, एन इन्वेस्टमेंट और कंपनी और प्रोडक्ट दैट विल प्रोबेबली फेल, या अ मैन हु इज अनप्लेजेंट और नॉट टू बी ट्रस्टेड, इस अर्थ में हम डॉग का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, फॉलो, स्टॉक, हॉन्ट एंड चेस। क्या हो जाएगा? फॉलो, स्टॉक, हॉन्ट एंड चेस। एंटोनिम की बात करें, लीड, पायलट, गाइड एंड हेड, है ना। चूंकि फॉलो करने का सेंस आया है तो लीड, पायलट, गाइड एंड हेड एक अर्थ में डॉग के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। अ शैडोई फिगर वाज डॉगिंग देयर एवरी मूव। क्या है? अ शैडोई फिगर वाज डॉगिंग देयर एवरी मूव। तो यहां पर जो आज के वर्ड ऑफ द डे में शब्द शामिल किया गया है डॉग, बचपन से चिर परिचित, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इस शब्द की मीनिंग ना जानता हो। बेवकूफ से बेवकूफ और होशियार से होशियार इंसान, सबको इस शब्द से पाला पड़ा है, सभी लोग इससे बहुत बखूबी परिचित है। तो यहां पर उसका मैंने दूसरा मीनिंग रखा है, टू फॉलो समबडी क्लोजली, टू कॉज डिफिकल्टीज, एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और प्रोडक्ट दैट विल प्रोबेबली फेल,
और मैन हु इज अनप्लेजेंट और नॉट टू बी ट्रस्टेड, इस अर्थ में हम डॉग शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है स्टेनुअस। स्टेनुअस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है नीडिंग और यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और एनर्जी। मतलब है किसी चीज में जहां पर बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारे एफर्ट की जरूरत होती है उसको हम स्टेनुअस कहते हैं। प्रयत्न साध्य या श्रम साध्य, जहां पर कि किसी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा श्रम, बहुत ज्यादा प्रयत्न की जरूरत होती है, उसको हम श्रम साध्य या प्रयत्न साध्य कहते हैं। स्टेनुअस का मतलब है नीडिंग और यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और एनर्जी। इस अर्थ में हम स्टेनुअस शब्द का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात करेंगे आर्डुअस, अपहिल एंड विगरस। क्या हो जाएगा? आर्डुअस, अपहिल एंड विगरस एक अर्थ में स्टेनुअस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें इजी, फीबल एंड एफर्टलेस। क्या हो जाएगा? इजी, फीबल एंड एफर्टलेस एक अर्थ में स्टेनुअस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू डू एनी स्टेनुअस एक्सरसाइज। क्या है? द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू डू एनी स्टेनुअस एक्सरसाइज। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है स्टेनुअस, नीडिंग और यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और एनर्जी, प्रयत्न साध्य या श्रम साध्य। इस अर्थ में हम स्टेनुअस शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है कैप्साइज। कैप्साइज वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू कॉज अ बोट और शिप टू टर्न अपसाइड डाउन बाय एक्सीडेंट व्हाइल ऑन वाटर। मतलब है कि उलट देना या उलट जाना, उलट पलट जाना। ये कैप्साइज किसके लिए है? बोट और जहाज के लिए है जब वो नदी में हो। उस सेंस में है कि टू कॉज अ बोट और शिप टू टर्न अपसाइड डाउन बाय एक्सीडेंट व्हाइल ऑन वाटर। सिनोनिम की बात करें ओवरटर्न, टर्नओवर एंड अपएंड। क्या हो जाएगा? ओवरटर्न, टर्नओवर एंड अपएंड एक अर्थ में कैप्साइज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें राइट, अपराइट एंड स्टैंड एक अर्थ में कैप्साइज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है कैप्साइज, मतलब होता है टू टर्न अपसाइड डाउन बाय एक्सीडेंट व्हाइल ऑन वाटर, और ये जो है बोट और शिप के लिए है। मतलब है उलट देना, उलट जाना या उलट पलट जाना। इस अर्थ में हम कैप्साइज शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें ओवरटर्न, टर्नओवर एंड अपएंड। एंटोनिम की बात करें राइट, अपराइट एंड स्टैंड एक अर्थ में कैप्साइज के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। When the boat capsized, we were trapped underneath it. क्या है? When the boat capsized, we were trapped underneath it. यहां इस पेज पर दो शब्द, पहला strenuous, needing और using a lot of effort और energy, दूसरा capsize, to turn upside down by accident while on water. उलट देना, उलट जाना, उलट पलट जाना। इस अर्थ में हम capsize का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है अ सिचुएशन इन विच नो एग्रीमेंट कैन बी रीच्ड। मतलब ऐसी स्थिति जहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, कुछ भी एग्रीमेंट नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मतलब है किसी स्थिति पर ना पहुंचने की जो स्थिति होती है उसको हम स्टैंड ऑफ कहते हैं। ये स्टेलमेट जैसा है, डेडलॉक जैसा है। तो सिनोनिम की बात करेंगे डेडलॉक, स्टेलमेट एंड इम्पास। क्या हो जाएगा? डेडलॉक, स्टेलमेट एंड इम्पास। और मुझे लगता है कि ये तीन के तीनों शब्द मैंने इससे पहले पढ़ा दिए हैं। एग्रीमेंट, एंटोनिम की बात करें एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज एंड अकॉर्ड। क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज एंड अकॉर्ड। जहां पर कोई भी स्थिति नहीं है किसी जगह पर किसी एग्रीमेंट पर पहुंचने की, तो उसके एंटोनिम में हम एग्रीमेंट रख सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज रख सकते हैं, अकॉर्ड रख सकते हैं। तो स्टैंड ऑफ के एंटोनिम के तौर पर हम एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज एंड अकॉर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सिनोनिम की बात करें डेडलॉक, स्टेलमेट एंड इम्पास, स्टैंड ऑफ के सिनोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है स्टैंड ऑफ, अ सिचुएशन इन विच नो एग्रीमेंट कैन बी रीच्ड। क्या है? कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जहां पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। मतलब है किसी स्थिति पर ना पहुंचने की स्थिति। बड़े अच्छी हिंदी है, किसी स्थिति पर ना पहुंचने की स्थिति, उसको कहते हैं हम स्टैंड ऑफ। मतलब है डेडलॉक, स्टेलमेट एंड इम्पास। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बैटल ऑफ विल्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स वाज अ स्टैंड ऑफ। क्या है? द बैटल ऑफ विल्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स was a standoff। चले अगला जो शब्द है वो है likelihood। likelihood नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है the chance of something happening, how likely something is to happen और the chance of something will happen, यानी probability के अर्थ में। मतलब है किसी बात के घटित होने का अवसर, संभाव्यता, संभावना। इस अर्थ में हम likelihood का प्रयोग करते हैं। अगर किसी जगह पर किसी चीज के होने की संभावना हो तो उस संभावना और संभाव्यता के अर्थ में likelihood का प्रयोग किया जाता है। the chance of something happening, how likely something is to be happen और the chance that something will happen।
या प्रोबेबिलिटी, इस अर्थ में हम लाइक्लीहुड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, प्रोबेबिलिटी, चांस, पॉसिबिलिटी एंड ऑड्स। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी, चांस, पॉसिबिलिटी एंड ऑड्स एक अर्थ में लाइक्लीहुड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अनलाइक्लीहुड, इम्प्रोबेबिलिटी एंड डाउट। क्या हो जाएगा? अनलाइक्लीहुड, इम्प्रोबेबिलिटी एंड डाउट एक अर्थ में लाइक्लीहुड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर आने वाला जो दूसरा शब्द है वो है लाइक्लीहुड। द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, और चांस दैट समथिंग विल हैपन या प्रोबेबिलिटी, मतलब है किसी बात के घटित होने का अवसर, संभाव्यता या संभावना। इस अर्थ में हम लाइक्लीहुड का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। देयर सीम्स वेरी लिटिल लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस। क्या है? देयर सीम्स वेरी लिटिल लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस। तो इस पेज पर भी दो शब्द, पहला है स्टैंड ऑफ, अ सिचुएशन इन विच नो एग्रीमेंट कैन बी रीच्ड, मतलब है किसी स्थिति पर न पहुंचने की स्थिति। इस अर्थ में हम स्टैंड ऑफ यानी डेडलॉक, स्टेलमेट एंड इम्पास, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है लाइक्लीहुड, द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग या हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, और द चांस दैट समथिंग विल हैपन या प्रोबेबिलिटी, इस अर्थ में हम लाइक्लीहुड का प्रयोग करेंगे। चले अगला जो शब्द है वो है स्ट्रिकन। स्ट्रिकन एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है सीरियसली अफेक्टेड बाय एन अनप्लेजेंट फीलिंग, डिजीज, बाय अ डिफिकल्ट सिचुएशन और सीरियसली अफेक्टेड बाय द थिंग मेंशन। मतलब है स्ट्रिकन का ग्रसित होने, किसी अप्रिय भावना, रोग या कठिन परिस्थिति से ग्रस्त। तो कोई अगर किसी ऐसी नेगेटिव चीजों से ग्रसित है, ग्रस्त है, तो उसके लिए हम स्ट्रिकन शब्द का प्रयोग करते हैं। सीरियसली अफेक्टेड बाय एन अनप्लेजेंट फीलिंग, डिजीज, बाय अ डिफिकल्ट सिचुएशन और सीरियसली अफेक्टेड बाय द थिंग मेंशन, इस अर्थ में हम स्ट्रिकन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अफेक्टेड, एफ्लिक्टेड एंड ओवरकम। क्या हो जाएगा? अफेक्टेड, एफ्लिक्टेड एंड ओवरकम एक अर्थ में स्ट्रिकन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, काम, अनहार्म्ड एंड अनट्रबल्ड। क्या हो जाएगा? काम, अनहार्म्ड एंड अनट्रबल्ड एक अर्थ में स्ट्रिकन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है स्ट्रिकन, सीरियसली अफेक्टेड बाय एन अनप्लेजेंट फीलिंग, डिजीज, बाय अ डिफिकल्ट सिचुएशन और सीरियसली अफेक्टेड बाय द थिंग मेंशन, यानी किसी अप्रिय भावना, रोग या कठिन परिस्थिति से जो ग्रस्त होता है, उस ग्रस्त होने के सेंस में हम स्ट्रिकन शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी रेज्ड हर स्ट्रिकन फेस एंड बेग्ड फॉर हेल्प। क्या है? सी रेज्ड हर स्ट्रिकन फेस एंड बेग्ड फॉर हेल्प। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिसाइफर। डिसाइफर वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है टू सक्सीड इन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, मतलब किसी चीज को पढ़ने में या समझने में सफलता पा लेना जो कि क्लियर ना हो। डिसाइफर का मतलब होता है अर्थ निकालने से। टू सक्सीड इन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, इस अर्थ में हम डिसाइफर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिकोड, डिक्रिप्ट, इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन। क्या हो जाएगा? डिकोड, डिक्रिप्ट, इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन एक अर्थ में डिसाइफर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एनकोड, कंसील, कंफ्यूज एंड ऑब्सक्योर। क्या हो जाएगा? एनकोड, कंसील, कंफ्यूज एंड ऑब्सक्योर एक अर्थ में डिसाइफर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर क्या है? डिसाइफर, टू सक्सीड इन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, ये इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है, मतलब है अर्थ निकालना। टू सक्सीड इन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, इस अर्थ में हम डिसाइफर का प्रयोग करते हैं। डिकोड, डिक्रिप्ट, इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन इसके सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एनकोड, कंसील, कंफ्यूज एंड ऑब्सक्योर एक अर्थ में डिसाइफर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट्स इम्पॉसिबल टू डिसाइफर हिज हैंडराइटिंग। क्या है? इट्स इम्पॉसिबल टू डिसाइफर हिज हैंडराइटिंग। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है स्ट्रिकन, सीरियसली अफेक्टेड बाय एन अनप्लेजेंट फीलिंग, डिजीज, बाय अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सीरियसली अफेक्टेड बाय द थिंग मेंशन, इस अर्थ में हम स्ट्रिकन शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है किसी अप्रिय भावना, रोग या कठिन परिस्थिति से ग्रस्त, ये अर्थ है स्ट्रिकन का। डिसाइफर का मतलब होता है टू सक्सीड इन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, यानी अर्थ निकालने के अर्थ में हम डिसाइफर शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है डेफिनेटिव। डेफिनेटिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है इन अ फॉर्म दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और दैट कैन नॉट बी इंप्रूव्ड, मतलब है जिसमें परिवर्तन या सुधार की संभावना नहीं है। निर्णायक, अंतिम, स्थिर या सर्वोत्तम। कोई चीज अगर सर्वोत्तम है तो फिर उसमें कोई भी सुधार नहीं हो सकता है। द बेस्ट में कोई सुधार नहीं होता है। लास्ट डिसीजन है, उसमें कोई सुधार नहीं होता है। कोई परमानेंट डिसीजन है, फिक्स है, निर्णायक है,
तो उसमें जो है कोई भी चेंज होने की संभावना नहीं होती है। तो डेफिनेटिव का मतलब है इन अ फॉर्म दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और दैट कैन नॉट बी इंप्रूव्ड। इस अर्थ में हम डेफिनेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कंक्लूसिव, फाइनल एंड अल्टीमेट। क्या है? कंक्लूसिव, फाइनल एंड अल्टीमेट एक अर्थ में डेफिनेटिव के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्रोविजनल, अनक्लियर एंड डाउटफुल। क्या हो जाएगा? प्रोविजनल, अनक्लियर एंड डाउटफुल एक अर्थ में डेफिनेटिव के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। क्योंकि प्रोविजनल है तो परमानेंट नहीं हुआ, अनक्लियर है तो भी परमानेंट नहीं हुआ, एंड डाउटफुल है तो ये तीन के तीनों डेफिनेटिव के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर आने वाला जो पहला शब्द है वो है डेफिनेटिव इन अ फॉर्म दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और दैट कैन नॉट बी इंप्रूव्ड। इस अर्थ में हम डेफिनेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं जिसमें परिवर्तन या सुधार संभव नहीं है, निर्णायक, अंतिम, स्थिर या सर्वोत्तम। इस अर्थ में हम डेफिनेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर आर नो डेफिनेटिव आंसर टू दिस प्रॉब्लम। क्या है? देयर आर नो डेफिनेटिव आंसर टू दिस प्रॉब्लम। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिफंक्ट। डिफंक्ट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, लिविंग और वर्किंग करेक्टली। मतलब है जो अस्तित्व में ना हो, प्रयोग में ना हो, अप्रचलित और निष्क्रिय। इस अर्थ में हम डिफंक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फंक्ट यानी फंक्शन से है और उसमें डी लगा हुआ है तो ये नेगेटिव सेंस देता है। तो डिफंक्ट का मतलब है नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, लिविंग और वर्किंग करेक्टली। मतलब जो फंक्शन में नहीं है, मतलब है अप्रचलित या निष्क्रिय। इस अर्थ में आप डिफंक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एक्सटिंक्ट, वैनिस्ड, एक्सपायर्ड एंड गॉन। क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट, वैनिस्ड, एक्सपायर्ड एंड गॉन एक अर्थ में डिफंक्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एक्सटेंट, अलाइव, लिविंग एंड वर्किंग। क्या हो जाएगा? एक्सटेंट, अलाइव, लिविंग एंड वर्किंग एक अर्थ में डिफंक्ट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो डिफंक्ट है इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है, मतलब है नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, लिविंग और वर्किंग करेक्टली। जो अस्तित्व में ना हो और ना प्रयोग में, मतलब है अप्रचलित या निष्क्रिय। इस अर्थ में हम डिफंक्ट का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम है एक्सटिंक्ट, वैनिस्ड, एक्सपायर्ड एंड गॉन। एंटोनिम है एक्सटेंट, अलाइव, लिविंग एंड वर्किंग। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। They were members of a now defunct communist organization। क्या है? They were a member of a now defunct communist organization। इस पेज पर कुल दो शब्द, डेफिनेटिव इन अ फॉर्म दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और दैट कैन नॉट बी इंप्रूव्ड। मतलब है ऐसा चीज या ऐसी परिस्थिति जिसमें परिवर्तन या सुधार की संभावना नहीं हो, निर्णायक, अंतिम, स्थिर या सर्वोत्तम। इस अर्थ में हम डेफिनेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं। डिफंक्ट, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, लिविंग और वर्किंग करेक्टली। जो अस्तित्व में ना हो और ना प्रयोग में, मतलब है अप्रचलित और निष्क्रिय। इस अर्थ में डिफंक्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है शन। शन वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू अवॉइड समबडी और समथिंग और टू कीप अवे फ्रॉम समबडी और समथिंग। मतलब है किसी से मुंह मोड़ना, किसी से दूर रहना। जब तक मैं सिनोनिम पर पहुंचता हूं, आप इसके लिए एक एक शब्द कमेंट में लिख करके बताइए कि दूर रहना, मुंह मोड़ना या दूर दूर रहने के लिए मैंने पढ़ाया है। तो वो कौन सा शब्द है जो मैंने पढ़ाया? याद करने की कोशिश कीजिए। अगर याद आता है तो कमेंट में लिखिए और आपको याद है तो अपने मित्रों को भी याद दिलाइए। ठीक है, तो यहां पर जो पहला शब्द है इस पेज पर वो है शन। टू अवॉइड समबडी और समथिंग, टू कीप अवे फ्रॉम समबडी और समथिंग। किसी से मुंह मोड़ना, किसी से दूर रहना। उम्मीद है कि आपने कमेंट कर लिया होगा। चलो हम सिनोनिम की बात करते हैं। इवेड, अवॉइड एंड एस्यू। क्या है? इवेड, अवॉइड एंड एस्यू एक अर्थ में, और ये एस्यू वर्ड मैंने पढ़ाया है, कई बार इसकी चर्चा की है। इवेड, अवॉइड एंड एस्यू एक अर्थ में शन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एक्सेप्ट, सीक एंड वेलकम। क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट, सीक एंड वेलकम एक अर्थ में शन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर आने वाला जो पहला शब्द है वो है शन। टू अवॉइड समबडी और समथिंग और टू कीप अवे फ्रॉम समबडी और समथिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा वॉज शन्ड बाय हर फैमिली व्हेन शी मैरिड राहुल। क्या है? राधा वॉज शन्ड बाय हर फैमिली व्हेन शी मैरिड राहुल। चलिए अगला जो शब्द है वो है डॉग्ड। डॉग्ड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू गिव अप इवन व्हेन समथिंग इज डिफिकल्ट। मतलब है किसी चीज को त्यागने से, छोड़ने से मना कर देना, इवन जबकि वो कठिन हो। क्या कह रहा है? रिफ्यूजिंग टू गिव अप इवन व्हेन समथिंग इज डिफिकल्ट। मतलब है दृढ़ निश्चयी या पक्का। इसके लिए भी मैंने एक शब्द पढ़ाया है, तो मैं चाहता हूं कि दृढ़ निश्चयी और पक्का के लिए जो शब्द मैंने बताया था, जब तक मैं सिनोनिम पर पहुंचता हूं आप उससे पहले कमेंट करिए जल्दी। ठीक है, तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है डॉग्ड।
मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू गिव अप इवन व्हेन समथिंग इज डिफिकल्ट, मतलब है दृढ़ निश्चयी या पक्का, जो किसी चीज पर अडिग हो, छोड़ने के लिए तैयार ना हो, मतलब है कि करना ही करना है, किसी भी परिस्थिति में करना है, चाहे उसके लिए जो भी भुगतान करना पड़े, जितनी भी कठिनाई झेलनी पड़े। तो इसके लिए हम डॉग्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, टेनेशियस, डिटरमिन एंड स्टॉन्च, क्या हो जाएगा? टेनेशियस, डिटरमिन एंड स्टॉन्च। टेनेशियस से जुड़ा हुआ ही इसका एक फॉर्म था, वो मैंने बताया था आपको। एंटोनिम की बात करें, हेजिटेंट, इरेजोल्यूट एंड अनडिटरमिन्ड, क्या है? हेजिटेंट, इरेजोल्यूट एंड अनडिटरमिन्ड, एक अर्थ में डॉग्ड के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात है टेनेशियस, डिटरमिन एंड स्टॉन्च। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज इंप्रेस्ड बाय हिज डॉग्ड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, क्या है? आई वॉज इंप्रेस्ड बाय हिज डॉग्ड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। इस पेज पर भी दो शब्द, पहला है शन, मतलब होता है टू अवॉइड समबडी और समथिंग, और टू कीप अवे फ्रॉम समबडी और समथिंग, मतलब है किसी से मुंह मोड़ना, किसी से दूर रहना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं शन का। एंड डॉग्ड, रिफ्यूजिंग टू गिव अप इवन व्हेन समथिंग इज डिफिकल्ट, दृढ़ निश्चयी या पक्का, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं डॉग्ड का। चलिए अगला जो शब्द है वो है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है स्लो और नॉट wanting to understand something, मतलब है मंदबुद्धि या मूर्ख। स्लो और नॉट wanting to understand something, मतलब है कि धीमा हो, मतलब दिमाग से धीमा हो, और या तो फिर समझना नहीं चाहता हो, स्लो, और नॉट wanting to understand something यानी मंदबुद्धि और मूर्ख, इस अर्थ में हम ऑब्ट्यूज का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, लंपिश, स्टूपिड एंड वोवाइन, क्या है? लंपिश, स्टूपिड एंड वोवाइन, एक अर्थ में ऑब्ट्यूज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्लेवर, एस्ट्यूट एंड श्रूड, एक अर्थ में ऑब्ट्यूज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? क्लेवर, एस्ट्यूट एंड श्रूड, एक अर्थ में ऑब्ट्यूज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है ऑब्ट्यूज, स्लो और नॉट वांटिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग यानी मंदबुद्धि और मूर्ख के अर्थ में प्रयोग होता है। सिनोनिम की बात किया, लंपिश, स्टूपिड एंड वोवाइन, क्या है? लंपिश, स्टूपिड एंड वोवाइन। एंटोनिम है क्लेवर, एस्ट्यूट एंड श्रूड, एक अर्थ में ऑब्ट्यूज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He was either completely ignorant or being willfully obtuse, क्या है? He was either completely ignorant or being willfully obtuse। चलिए अगला जो शब्द है वो है क्वेस्ट। क्वेस्ट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब है लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, क्या है? लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, लंबी खोज या तलाश कुछ दुष्कर वस्तु के लिए या तलाशना। चूंकि ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है तो इसलिए क्या है यहां पर? लंबी खोज या तलाश कुछ दुष्कर वस्तु के लिए जो कठिन हो, और तलाशना इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं क्वेस्ट का, लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड। सिनोनिम की बात करें, सर्च, हंट एंड परसूट, क्या हो जाएगा? सर्च, हंट एंड परसूट। एंटोनिम की बात करें, एपैथी, नेग्लेक्ट एंड आइडलनेस, क्या हो जाएगा? एपैथी, नेग्लेक्ट एंड आइडलनेस, एक अर्थ में क्वेस्ट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। क्वेस्ट इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है। लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, लंबी खोज या तलाश कुछ दुष्कर वस्तु के लिए या तलाशना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं क्वेस्ट का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नथिंग विल स्टॉप देम देयर क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, क्या है? नथिंग विल स्टॉप देम देयर क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। इस पेज पर भी दो शब्द, पहला है ऑब्ट्यूज, स्लो और नॉट वांटिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, और दूसरा है क्वेस्ट, अ लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, लंबी खोज या तलाश या तलाशना, और ये खोज किसी दुष्कर वस्तु के लिए है जो कठिन है ढूंढना। तो इस अर्थ में हम क्वेस्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला जो शब्द है वो है ग्रेव, और ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका एक मीनिंग बहुत चिर परिचित है, आप उससे जानते हैं, वाकिफ हैं। तो यहां पर सीरियसली बैड, सैड और सीरियस, ये दो अर्थ है, सीरियसली बैड, सैड और सीरियस, इस अर्थ में ग्रेव का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिकूल और गंभीर, ये सीरियसली बैड के लिए है। किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करें, उदास या गंभीर, और ये मीनिंग तो खैर आप सब जानते ही हैं, कब्र। सीरियसली बैड, सैड और सीरियस, इस अर्थ में हम ग्रेव शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, सोलम, अर्नेस्ट एंड सोम्बर, क्या हो जाएगा? सोलम, अर्नेस्ट एंड सोम्बर। एंटोनिम की बात करें, केयरफ्री, चेयरफुल एंड जॉकुलर, क्या है? केयरफ्री, चेयरफुल एंड जॉकुलर, एक अर्थ में ग्रेव के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। सोलम, अर्नेस्ट एंड सोम्बर, एक अर्थ में ग्रेव के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। तो इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है ग्रेव, सीरियसली बैड, सैड और सीरियस, इस अर्थ में यानी प्रतिकूल या गंभीर, ठीक है। और व्यक्ति के लिए कह रहे तो उदास या गंभीर, इस अर्थ में हम ग्रेव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। These events could have grave consequences for us all, क्या है? These events could have grave consequences for us all। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है ग्रेव,
सीरियसली बैड, सैड और सीरियस। चलिए अगला जो शब्द है वो है एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है टू किल अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स, मतलब है नष्ट कर देना, पूर्णतः नष्ट कर देना। सिनोनिम है इरेडिकेट, एबॉलिश एंड डिस्ट्रॉय। एंटोनिम है प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड कंजर्व। अब देखिए एक्सटर्मिनेट टू किल अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है टर्मिनेट से याद रख सकते हैं। एक्सटर्मिनेट का मतलब है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, टू किल अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स, नष्ट कर देना या पूर्णतया नष्ट करना। इस अर्थ में हम एक्सटर्मिनेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है इरेडिकेट, एबॉलिश एंड डिस्ट्रॉय। एंटोनिम है प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, कंजर्व। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वंस कॉकरोचेस गेट इनटू अ बिल्डिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सटर्मिनेट देम। क्या है? वंस कॉकरोचेस गेट इनटू अ बिल्डिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सटर्मिनेट देम। इस पेज पर भी दो शब्द, पहला ग्रेव, सीरियसली बैड, सैड और सीरियस, प्रतिकूल या गंभीर, उदास या गंभीर अगर हम किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा है एक्सटर्मिनेट, टू किल अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स, यानी नष्ट कर देना या पूर्णतया नष्ट कर देना। इस अर्थ में हम एक्सटर्मिनेट शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला जो शब्द है यह है अपार्थाइड। अपार्थाइड नाउन की तरह प्रयोग होता है और ये पुराने जमाने में साउथ अफ्रीका में एक प्रकार की पॉलिसी थी जहां पर कि गोरे और कालों में जो भेद किया जाता था उसके लिए हम अपार्थाइड शब्द का प्रयोग करते हैं। इन द पास्ट इन साउथ अफ्रीका अ सिस्टम अंडर विच पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस वर केप्ट सेपरेट बाय लॉ एंड व्हाइट पीपल वर गिवन मोर पॉलिटिकल राइट्स एंड एजुकेशनल एंड अदर एडवांटेजेस, मतलब है रंग भेद की नीति। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद की नीति। अब यहां पर सिनोनिम की बात करें, रेसिज्म कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, मैंने दो ही रखा है। रंग भेद के लिए कुछ एग्जैक्ट नहीं है तो आप इसको रेसिज्म कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। एंटोनिम की बात करें एंटी अपार्थाइड एंड इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा? एंटी अपार्थाइड एंड इंटीग्रेशन एक अर्थ में अपार्थाइड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है अपार्थाइड, मतलब होता है इन द पास्ट इन साउथ अफ्रीका अ सिस्टम अंडर विच पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस वर केप्ट सेपरेट बाय लॉ, व्हाइट पीपल वर गिवन मोर पॉलिटिकल राइट्स एंड एजुकेशनल एंड अदर एडवांटेजेस, मतलब है रंग भेद की नीति जहां पर कि गोरे और कालों के बीच डिफरेंस लॉ के द्वारा किया जाता था, उसको कहते हैं अपार्थाइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका फाइनली बिगिन टू डिसमेंटल अपार्थाइड। क्या है? साउथ अफ्रीका फाइनली बिगिन टू डिसमेंटल अपार्थाइड। चलिए अगला जो शब्द है वो है एवर्जन और ये इस सेशन का आखिरी शब्द नहीं है। एवर्जन नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग और अ थिंग दैट यू डोंट लाइक। एवर्जन का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विमुखता, विद्वेष या घृणा। सीधा सीधा समझिए, विद्वेष या द्वेष या घृणा, इस अर्थ में हम एवर्जन शब्द का प्रयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग, मतलब लाइक ना करने वाली जो फीलिंग होती है उसके लिए हम एवर्जन शब्द का प्रयोग करते हैं। थिंग दैट यू डोंट लाइक, इस अर्थ में हम एवर्जन शब्द का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विमुखता, विद्वेष या घृणा, इस अर्थ में जो है एवर्जन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें ओडियम, एंटीपैथी एंड रिपग्नेंस। क्या है? ओडियम, एंटीपैथी एंड रिपग्नेंस एक अर्थ में एवर्जन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें रेलिश, प्रेफरेंस एंड फॉन्डनेस। क्या होगा? रेलिश, प्रेफरेंस एंड फॉन्डनेस एक अर्थ में एवर्जन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है जो कि सेशन का आखिरी शब्द नहीं है, हाँ इधर 10 दिन से हमको लगता है कि 15-16 रहा है, तो आज कुछ अच्छे शब्द हैं। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग और थिंग दैट यू डोंट लाइक, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो विमुखता है, विद्वेष है, घृणा है, इस अर्थ में हम एवर्जन शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी हैज अ डीप एवर्जन टू गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। क्या है? सी हैज अ डीप एवर्जन टू गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। अब मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि किस किस को इस बात से एवर्जन है। आप कमेंट में लिखना चाहते हैं तो लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। ऐसे ठंड का महीना है तो, लेकिन उठना चाहिए। रूटीन इज रूटीन, लाइफ इज लाइफ। हाँ जी, तो यहां पर भी इस पेज पर दो शब्द है। पहला अपार्थाइड। इन द पास्ट इन साउथ अफ्रीका सिस्टम अंडर विच पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस वर केप्ट सेपरेट बाय लॉ एंड व्हाइट पीपल वर गिवन मोर पॉलिटिकल राइट्स एंड एजुकेशनल एंड अदर एडवांटेजेस। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद नीति। दूसरा है एवर्जन, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग या अ थिंग दैट यू डोंट लाइक, इस अर्थ में हम एवर्जन शब्द का प्रयोग करते हैं। सी हैज अ डीप एवर्जन टू गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। चलिए अगला जो शब्द है वो है अनसेरेमोनियस। अनसेरेमोनियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है डन इन अ रफ एंड रूड वे विदाउट एनी पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट, मतलब है अशिष्ट तरीके से, सम्मान एवं नम्रता के बिना, अचानक, बेतकल्लुफ या अनौपचारिक।
मैंने अचानक से, अनसेरेमोनियस का मतलब है कोई सेरेमनी वगैरह नहीं हुई, तो अनसेरेमोनियस का मतलब है अशिष्ट तरीके से, रूड तरीके से, या अचानक हो जाए, बेतकल्लुफ, कि कोई तकल्लुफ उठाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। अनौपचारिक, इस अर्थ में हम अनसेरेमोनियस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अनग्रेसियस, इम्पोलाइट एंड एब्रप्ट, क्या हो जाएगा? अनग्रेसियस, इम्पोलाइट एंड एब्रप्ट एक अर्थ में अनसेरेमोनियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ग्रेशियस, कर्टियस एंड जीनियल, क्या होगा? ग्रेशियस, कर्टियस एंड जीनियल एक अर्थ में अनसेरेमोनियस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। इस पेज पर आने वाला जो पहला शब्द है वो है अनसेरेमोनियस, मतलब है डन इन अ रफ एंड रूड वे विदाउट एनी पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट, अशिष्ट तरीके से, सम्मान या नम्रता के बिना, अचानक, बेतकल्लुफ या अनौपचारिक, जिसके लिए कोई भी कष्ट ना उठाया गया हो, थोड़ी सी भी कोशिश न की गई हो, एफर्ट ना लगाया गया हो, उसको कहते हैं अनसेरेमोनियस। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी वॉज मेड लीव इन एन अनसेरेमोनियस हरी, क्या है? सी वॉज मेड टू लीव इन एन अनसेरेमोनियस हरी, क्या है? सी वॉज मेड टू लीव इन एन अनसेरेमोनियस हरी। तो यहां पर इस पेज का पहला शब्द अनसेरेमोनियस। चलिए, अगला जो शब्द है वो है इंडेलिबल, क्या है? इंडेलिबल। ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश्ड आउट। इसका मतलब है अमिट, स्थायी या पक्का, जिसको वॉश नहीं किया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं इंडेलिबल। सिनोनिम क्या है? इनइरेडिकेबल, परमानेंट एंड स्टबर्न, क्या हो जाएगा? इनइरेडिकेबल, परमानेंट एंड स्टबर्न एक अर्थ में इंडेलिबल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इरेजेबल, वॉशेबल एंड रिमूवेबल, क्या होगा? इरेजेबल, वॉशेबल एंड रिमूवेबल एक अर्थ में इंडेलिबल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है ये है इंडेलिबल, मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश्ड आउट, अमिट, स्थायी या पक्का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ब्लड हैड लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन हर शर्ट, क्या है? द ब्लड हैड लेफ्ट, यहां एंड नहीं होगा जी, एन इंडेलिबल मार्क ऑन हर शर्ट, क्या है? द ब्लड हैड लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन हर शर्ट। इस पेज पर भी दो शब्द, अनसेरेमोनियस, डन इन अ रफ एंड रूड वे विदाउट एनी पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट, मतलब है अशिष्ट तरीके से, अचानक, बेतकल्लुफ या अनौपचारिक, इस अर्थ में हम अनसेरेमोनियस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है इंडेलिबल, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश्ड आउट, मतलब है अमिट, स्थायी या पक्का, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं इंडेलिबल का। चलिए, अगला जो शब्द है ये है प्लम। प्लम नाउ वर्ब और एडवर्ब दो तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब है टू सक्सेसफुली एंड कंप्लीटली अंडरस्टैंड समथिंग मिस्टीरियस बाय केयरफुली एग्जामिनिंग इट, क्या है? किसी चीज को सक्सेसफुली समझना, कंप्लीटली समझ लेना, मिस्टीरियस चीज को केयरफुली एग्जामिन करने के बाद उसको कहते हैं प्लम, मतलब है थाह लेने से। ठीक है, और या इसको अगर हम एडवर्ब की तरह यूज करें तो एग्जैक्टली और कंप्लीटली के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। समझना, तार लेना, गहराई से जानना। और अगर हम एडवर्ब की बात करें तो यथार्थता से, बिल्कुल सही तरीके से या पूर्णतया, इस अर्थ में हम प्लम शब्द का प्रयोग करेंगे। प्लम का मतलब है टू सक्सेसफुली एंड कंप्लीटली अंडरस्टैंड समथिंग मिस्टीरियस बाय केयरफुली एग्जामिनिंग इट, किसी चीज को केयरफुली एग्जामिन करके उसको अच्छी तरह से समझ लेना, थाह लेना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं प्लम का। और अगर हम इसको एडवर्ब की तरह प्रयोग करें तो मतलब होता है एग्जैक्टली एंड कंप्लीटली, यानी यथार्थता से, बिल्कुल सही तरह से या पूर्णतया, इस अर्थ में यूज करते हैं प्लम का। सिनोनिम की बात करें, अटरली, एब्सोल्युटली एंड कंप्लीटली, क्या हो जाएगा? अटरली, एब्सोल्युटली एंड कंप्लीटली। एंटोनिम की बात करें, पार्शियली, पार्टली, स्लाइटली एंड जस्ट, क्या हो जाएगा? पार्शियली, पार्टली, स्लाइटली एंड जस्ट एक अर्थ में प्लम के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है प्लम, टू सक्सेसफुली एंड कंप्लीटली अंडरस्टैंड समथिंग मिस्टीरियस बाय केयरफुली एग्जामिनिंग इट, या फिर एग्जैक्टली और कंप्लीटली जो कि एडवर्ब है, इस सेंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब है समझना, तार लेना, गहराई से जानना। और जब एडवर्ब के तौर पर प्रयोग करेंगे तो यथार्थता से, बिल्कुल सही तरह से या पूर्णतया, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं प्लम का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ दैट शी हैड बिगन, शी वांटेड टू प्लम हर ओन चाइल्डहुड फर्दर, क्या है? नाउ दैट शी हैड बिगन, शी वांटेड टू प्लम हर ओन चाइल्डहुड फर्दर। चलिए, आज के सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है वांट। वांट वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू स्पीक प्राउडली अबाउट और प्रेज समथिंग स्पेशली इन अ वे दैट इज मोर देन एक्सेप्टेबल एंड रीजनेबल। वही है बढ़ा चढ़ा करके कहना, आडंबरपूर्ण तरीके से कहना, सेखी मारना, अधिक प्रशंसित और सेखी। क्या कह रहा है कि टू स्पीक प्राउडली अबाउट
or praise something especially in a way that is more than acceptable or reasonable, इस अर्थ में हम want शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें boast, brag, flaunt and show off, क्या हो जाएगा? boast, brag, flaunt and show off एक अर्थ में want के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें belittle, underrate and deprecate, क्या हो जाएगा? belittle, underrate and deprecate एक अर्थ में want के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर आने वाला जो दूसरा शब्द है वो है want to speak proudly about or praise something specially in a way that is more than acceptable or reasonable, यानी सेखी मारना, आडंबरपूर्ण तरीके से बोलना, बढ़ा चढ़ा करके कहना, इस अर्थ में हम want का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है boast, brag, flaunt and show off, एंटोनिम है belittle, underrate and deprecate। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है the local people like to want the glories of their faded past, क्या है? The local people like to want the glories of their faded past। इस पेज पर भी दो शब्द है जो कि दोनों, जिसमें want आखिरी है आपका। पहला है plumb, to successfully and completely understand something mysterious by carefully examining it, और अगर एडवर्ब की तरफ प्रयोग करें तो exactly and completely के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। समझना, तार लेना, गहराई से जानना, एडवर्ब की तरह कहें तो यथार्थता से, बिल्कुल सही तरीके से या पूर्णतया, इस अर्थ में हम प्लम का प्रयोग करते हैं। और अगला जो शब्द है वो है want to speak proudly about or praise something especially in a way that is more than acceptable or reasonable, मतलब है सेखी मारना, आडंबरपूर्ण तरीके से बोलना, बढ़ा चढ़ा करके कहना, इस अर्थ में हम want शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये था आखिरी शब्द। उम्मीद है कि आज के सेशन में कुल 20 और एक वर्ड ऑफ द डे 21 शब्द जो आपके सामने रखे गए, लगभग सबके सब नए थे और सब में कुछ नया मीनिंग आपको सीखने के लिए मिला और ये सेशन बोरिंग नहीं लगा, मजा आया पढ़ करके। और फाइनली ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, लेकिन सबसे जरूरी काम पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।